कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का भूगोल के इस तीसरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले पार्ट के तीसरे वीडियो में हमने इसके पहले पेज नंबर 4 और 5 के कुछ बातें हमने सीख ली हैं। आगे हम देखते हैं। किताब में देखिए, दूसरा दिन प्रातः 7 बजे, उसके बाद का विवरण हमें पढ़ना है। सुबह का जलपान होने के बाद बस अलीबाग की ओर चल पड़ी। ये लोग पुणे शहर में विश्राम किए, उसके बाद अलीबाग की ओर चल पड़े। अध्यापिका, अब हम मुंबई पुणे द्रुतगति महामार्ग से जा रहे हैं। ये मुंबई पुणे द्रुतगति महामार्ग, जिसको हम हाईवे कहते हैं, हाईवे, तो उसको हिंदी में द्रुतगति महामार्ग, मुंबई से पुणे जाने वाले, उस पर से इनकी बस जा रही थी। अब हम लोनावाला के पास राजमाची में रुकेंगे। क्या आपको भू आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? तो तुषार कहता, हाँ मैडम, हम भले ही समतल रास्ते पर जा रहे हों, पर आसपास पहाड़ी प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। घरों की संख्या भी कम हो रही है। लोनावाला से आगे जाकर बस राजमाची के पास जाकर रुकी। अध्यापकों ने भू आकृतियों के विषय में जानकारी दी, बच्चों को बताया। अध्यापिका कहती है, ये पश्चिमी घाट की ढलान है। घाट यानी जो पर्वत होते हैं, सह्याद्री पर्वत जो भारत के दक्कन के पठार के पश्चिमी दिशा में है, तो ये एक दीवार की तरह बन गया है। ये जो सह्याद्री पर्वत है, इसको घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट। इस पर्वतीय भाग को हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इस स्थल से हम भूमि के उतार चढ़ाव का अंतर समझ सकते हैं। पूर्व की ओर ढलान मंद है तो पश्चिम की ओर ढलान तीव्र है। पूर्व की ओर ढलान कम है और पश्चिम की ओर खड़ी ढलान है। पश्चिमी ढलान की ओर अनेक जलप्रपात और झरने दिखाई दे रहे हैं। हमने इसके बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा है। इसी क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली उल्लास नदी का उद्गम स्थल है, यानी यही लोनावाला से उल्लास नदी निकलती है। विद्यार्थियों ने वहाँ के छायाचित्र खींचे। बारिश फिर शुरू हुई। सभी बस में बैठकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। तो इसमें प्रश्न हमने देखा था। आगे प्रश्न है, प्रदेश एवं आवश्यकताओं के अनुसार आजीविका के साधनों में फ़र्क पड़ता है, आपको क्या लगता है? तो ये प्रश्न बच्चों करना है। यह क्षेत्र अध्ययन किस कालावधि के दरम्यान हुआ, इसका अंदाज़ा लगाइए। तो चूँकि ये बारिश समय समय पर बार बार हो रही है, ऐसा इस पाठ में पढ़ने से मालूम पड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि ये जो इनकी पिकनिक है, इनकी यात्रा है, जो शैक्षिक यात्रा है, ये वर्षा के मौसम में हो रही है। तो आगे देखते हैं। नामदेव कहता है, मैडम, जब हम घाट उतरकर खोपोली की ओर जा रहे हैं ना, तो अध्यापिका कहते हैं, सही कहा, ये पश्चिमी घाट का बोर घाट है। इसे खंडाला घाट भी कहते हैं। बच्चों, आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा खंडाला घाट, जिसको बोर घाट के नाम से भी जानते हैं। अब हम भारत के पश्चिमी किनारे की ओर जा रहे हैं। अब आपको दिखने वाले वृक्ष, घर, मृदा आदि का निरीक्षण कीजिए। तो शिव कहता है, मैडम, इस घाट में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से युक्त घने वन दिखाई दे रहे हैं। इसमें बड़े पत्तों वाले वृक्षों की संख्या अधिक है। ऐसे वृक्ष सिंहगढ़ के आसपास भी हमने देखे थे। तो शिव ने बताया कि यहाँ किस तरह के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्तों वाले, चौड़े पत्तों वाले और सघन वन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अध्यापिका कहते हैं, ये जो बड़े बड़े पत्तों के पेड़ हैं, ये सागौन के पेड़ हैं। ये पर्णपाती वनों का प्रदेश है। पर्णपाती जो वृक्ष अपने पत्ते गर्मियों में गिरा देते हैं, ऐसे वृक्षों को पर्णपाती वन या पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। तो अध्यापिका ने बताया कि ये पर्णपाती वनों का प्रदेश है। इस भाग में अनेक वनराइयाँ और देवराइयाँ हैं। घाट पार करने पर वनों का घनत्व कम हो रहा है। देखो बच्चों, वनराई और देवराई में क्या अंतर है? जहाँ पर ऊंची ऊंची घास और विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे पेड़ों की कम ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं, उसको देवराई कहते हैं। और जहाँ ऊंचे पेड़ और सघन झाड़ियाँ, घने वृक्ष, घने वन होते हैं, उसको वनराइयाँ कहते हैं। घाट पार करने पर वनों का घनत्व कम हो रहा था। धान की खेती और औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देने लगे थे। जब ये लोग घाट पार कर लिए तो वहाँ धान की खेती और बहुत सारे उद्योग धंधे दिखाई देने लगे। नजमा ने कहा, हवा में परिवर्तन महसूस हो रहा है, अब गर्मी बढ़ने लगी और पसीना भी निकल रहा है।
तो अध्यापिका ने कहा हवा में आर्द्रता बढ़ने के कारण पसीना आता है और त्वचा चिपचिपी हो जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर यानी जब हवा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको आर्द्र हवा कहते हैं, और ऐसी हवा जब शरीर से टकराती है तो शरीर से पसीना निकलता है, गर्मी महसूस होती है, त्वचा चिपचिपी हो जाती है। जैसे जैसे हम सागर के समीप जाते हैं वैसे वैसे आर्द्रता बढ़ती जाती है। उसका कारण है बच्चों कि जब सागर के ऊपर से जो हवाएं आती हैं उन हवाओं में वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसी हवाएं अधिक आर्द्र होती हैं, और जैसे जैसे हम समंदर के किनारे की तरफ जाते हैं हमें ऐसी हवा महसूस होती है। नामदेव कहता है मैडम इस क्षेत्र में बरसात शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है यहाँ वृष्टि की मात्रा भी अधिक होगी, इसलिए यहाँ ऐसा होता होगा। तो नामदेव कहता है कि यहाँ बारिश भी चालू हो गई और मुझे लगता है कि यहाँ बारिश अधिक होती है और इसीलिए ऐसी गर्मी यहाँ महसूस होती है। अध्यापिका कहते हैं नामदेव का निरीक्षण बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण एवं सागर की समीपता के कारण ऐसा होता है। वृक्ष की मात्रा अधिक होने के कारण धान यहाँ की प्रमुख फसल है। थोड़ी देर में हम सागर के तट पर पहुँच जाएंगे। क्या आप मुझे इस सागर का नाम बताएंगे? तो सभी बच्चे एक स्वर में बोले अरब सागर। तो बच्चों महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो उसका उत्तर क्या है? अरब सागर। अध्यापिका कहते बहुत बढ़िया। अलीबाग पहुँचते ही हमारे ठहरने के स्थान पर पहुँचने के पहले हम पटवारी तलाटी कार्यालय जाएंगे। वहां आप विद्यालय में तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त कीजिए। देखो बच्चों, क्षेत्र अध्ययन के लिए जब हम कहीं जाते हैं तो चूंकि कोई जानकारी लेने से हम रह न जाएं, कोई जानकारी शेष न रह जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर पहले ही एक प्रश्नों की श्रृंखला बना लेते हैं। ऐसे को हम कहते हैं प्रश्नावली नमूना, प्रश्नावली। तो अध्यापिका ने कहा कि हम तलाटी ऑफिस जाएंगे और प्रश्नावली के आधार पर वहां जानकारी प्राप्त करेंगे। उर्मी कहती है हम उन्हें आसपास की फसलों, मृदा के प्रकारों, फलों और अन्य नकदी फसलों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। साथ ही आसपास के से वसूल किया जाने वाला राजस्व, सिंचित क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्र के यानी व्यवसायों से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। तो उर्मी ने देखो, जब हम कहीं किसी तलाटी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ किन तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, इसका उत्तर इस पैराग्राफ में दिया गया है। दोपहर में अलीबाग पहुँचते ही सभी पटवारी कार्यालय गए। वहाँ उन्होंने उपरोक्त मुद्दों पर जानकारी हासिल की। अध्यापिका कह रही है कि भोजन के बाद हम सागरी तट पर जाएंगे। आप में से कितने विद्यार्थी आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सागर देखेंगे? तो लगभग सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किए कि हाँ, मैं पहली बार सागर देखने जा रहा हूँ, पहली बार सागर देखने जा रहा हूँ। उसका कारण है बच्चों कि ये लोग का जो घर है, जो स्कूल है, वो सागर से बहुत दूर है, तो इसलिए इनको सागर के पास आने का कभी मौका नहीं मिला। इसलिए अधिकांश बच्चों ने हाथ उठाया कि हम पहली बार देखने जा रहे हैं। अबीरा कहते हैं मैं तो अभी से सागर के रोमहर्षक दृश्यों की कल्पना कर रही हूँ। वह कैसा होगा, वहाँ क्या क्या होगा, या फिर सिर्फ पानी ही पानी होगा। मेरा तो हृदय एकदम हर्षित है और मैं कल्पना कर रही हूँ कि हम वहाँ जाकर क्या क्या देखेंगे। अध्यापिका कहते हैं सच कहा अबीरा, अब हम तट पर जाएंगे। वहाँ जाने पर कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है इसकी स्पष्ट सूचना सभी को पहले ही दी जा चुकी है। यहाँ भी हम एक किला देखेंगे, उसका नाम है कुलाबा का किला, या उसे अलीबाग का किला भी कहते हैं। ऐसे समय पर हमें ज्वार भाटे का समय ध्यान में रखना होगा क्योंकि यह किला तट से दूरी पर सागर में है। 9वीं कक्षा में हमने सागरी लहरों के कार्यों का अध्ययन किया। लहरों के द्वारा बनी हुई कुछ भू आकृतियाँ हमें इस स्थान पर देखने को मिलेंगी। क्या आप कुछ भू आकृतियों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों 9वीं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो सागर की लहरें चलती हैं उससे बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं। रेत आकर इकट्ठा हो जाती है जिससे पुलिन बनती है। सागर की लहरें तटों को काट देती हैं जिससे गुफा जैसी संरचना बन जाती है, उसको सागरी गुफा कहते हैं। और अगर कोई पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत की चोटी है सागर के अंदर, तो लहरें ऊपर की चोटी को काट कर समतल बना देती हैं, तो उसको तरंग घर्षित मंच कहते हैं। बालू का भित्ति, ये सब सागरी लहरों द्वारा बनने वाली भू आकृतियाँ हैं।
तो अध्यापिका कहती है, अरे वाह, बहुत कुछ याद है तुम्हें। सभी ने सागरी तट और किला देखा। कुछ विद्यार्थियों ने घोड़ा गाड़ी का आनंद उठाया तो कुछ ने घुड़सवारी की। नेहा ने कहा, मैडम पहले देखे हुए दोनों किलों से यह किला बिल्कुल अलग है। यानी नलदुर्ग का किला, सिंहगढ़ का किला, ये दोनों से ये किला जो कुलाबा का किला या अलीबाग का किला है, ये बिल्कुल भिन्न है। अध्यापिका कहती है, सही कहा। नेहा, क्या तुम अंतर बता सकती हो? तो नेहा कहती है, हाँ मैडम, ये किला जल में स्थित है और अन्य दोनों किले भूमि पर स्थित हैं। तो अध्यापिका कहती है, यह किला तरंग घर्षित मंच पर बनाया गया है। पानी से घिरे होने के कारण ऐसे किले को जलदुर्ग कहते हैं। यानी बच्चों, जो किला सागर के बीच में होता है, ऐसे किले को हम जलदुर्ग कहते हैं। पहले सागरी तटों की रक्षा के लिए ऐसे किलों का निर्माण किया जाता था। पश्चिमी तट पर ऐसे किले हैं। आपने इतिहास की किताब में शिवाजी महाराज का पाठ पढ़ा होगा। तो शिवाजी महाराज एक बड़े दूरदर्शी सम्राट थे, राजा थे, और वे सागर से आने वाले खतरे को भांप लिया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे सागरी किलों का निर्माण कराया था और उन्हीं में से ये एक किला है, अलीबाग का किला, कुलाबा का किला। नेहा कहती है कि हाँ मैडम, ये किला जल में स्थित है, अन्य दोनों किले भूमि पर थे। तो अध्यापिका ने बताया कि यह तरंग घर्षित मंच पर बनाया गया है, ये पानी से घिरा है, इसलिए इसको जलदुर्ग कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे किले पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। नेहा कहती है, हाँ मैंने इसके पहले जंजीरा, सिंधुदुर्ग ये नाम सुने हैं। जंजीरा का किला, सिंधुदुर्ग का किला, ये भी जलदुर्ग हैं। तो नेहा बताती है कि हाँ मैंने नाम सुना है। अध्यापिका कहते हैं, अच्छा, एकत्रित की हुई जानकारी के आधार पर ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। तो राहुल कहता है कि मैडम यहाँ मछली पकड़ना और कृषि की जाती है। तो अध्यापिका कहती है, सही कहा राहुल, ये व्यवसाय किस प्रकार के हैं? तो मीना कहते हैं, मैडम ये प्राथमिक व्यवसाय। बच्चों, आपने 7वीं 8वीं की कक्षा में पढ़ा होगा, व्यवसाय 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। जो व्यवसाय प्रकृति से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यवसाय को हम प्राकृतिक व्यवसाय कहते हैं। और जो प्राकृतिक व्यवसायों पर प्रक्रिया करके नया माल बनाया जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। और उस तैयार हुई शक्कर को बाज़ारों में ले जाकर बेचने वाला व्यवसाय जो होता है, उसको कहते हैं हम तृतीयक व्यवसाय। तो मीना ने कहा, मैडम ये प्राथमिक व्यवसाय हैं। अध्यापिका कहती है, सही कहा, प्रारंभ में यहाँ मछली पकड़ने का व्यवसाय होता था, फिर खेती भी होने लगी, किंतु तट से दूर, तट के पास किनारों के घरों में नारियल और सुपारी, कटहल और केले के कुछ मसालों की खेती होती है। बच्चों, ध्यान रखना कि समुद्र के किनारे नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, सुपारी, कटहल, केले के वृक्ष होते हैं, तो इन सब की खेती होती है। मसालों की खेती होती है। चूँकि ये बाग में उगाए जाते हैं, इसलिए इनको बागायती कृषि कहते हैं। अब यहाँ पर्यटन महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया, अब यहाँ पर्यटन भी होने लगा है। तो उसके बाद सभी ने सागरी तट की रेत में मौज मस्ती की और सूर्यास्त का विहंगम दृश्य कैमरे में कैद किया। सूर्यास्त के बाद सभी विश्राम स्थल लौटे। क्षेत्र अध्ययन के वृत्तांत लेखन है तो उपयुक्त मुद्दों पर चर्चा की, टिप्पणियाँ तैयार की, रात का भोजन कर सबने आराम किया। दूसरे दिन सभी की वापसी की यात्रा शुरू हो गई। तो इस तरह से इनकी यात्रा खत्म हुई। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न है बच्चों, देवराही संकल्पना क्या है, एक करना है आपको। और इसके बाद यहाँ सागरी तट पर जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये आपको नहीं करना है। ज्वार भाटे का समय जानने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, ये भी प्रश्न आपको नहीं करना है। और इसके बाद क्षेत्र अध्ययन के संदर्भ में आप किन किन दृश्यों का छायाचित्र खींचेंगे, ये भी आपको नहीं करना है। क्षेत्र अध्ययन के दरमियान विभिन्न जानकारियाँ आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये प्रश्न आपको करना है। और क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन आप किन मुद्दों के आधार पर तैयार करेंगे, ये प्रश्न आपको नहीं करना है। नीचे 5 प्रश्न अ आ इ ई उ ये दिया गया है बच्चों, ये 5 प्रश्न आपको करने हैं।
तो इस तरह से ये पहला पाठ आज समाप्त हुआ। अब हम इसके बाद कल से दूसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।